कांच की दीवारों से घिरे विशाल ऑफिस में खामोशी पसरी हुई थी। 72 मंजिल से नीचे पूरी मुंबई दिखाई दे रही थी। सामने खड़ा था आर्यवर्धन मल्होत्रा, लंबा कद, तेज नज़रें और चेहरे पर ऐसा रोब कि कोई भी उसकी आंखों में सीधे देखने की हिम्मत नहीं करता। 27 साल की उम्र में वह मल्होत्रा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ का मालिक था। शेयर मार्केट में उसका नाम ही काफ़ी था। लोग उसे कहते थे वन फिंगर किंग, क्योंकि उसकी एक उंगली का इशारा करोड़ों की डील तय कर देता था। उसके सामने खड़ा उसका असिस्टेंट कबीर हल्का सा घबराया हुआ था। सर, सिंगापुर वाली डील फाइनल हो गई है। आर्यवर्धन ने बिना उसकी तरफ देखे कहा। अच्छा है, अगले हफ्ते ही मीटिंग रखो। कबीर ने सिर हिलाया, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी झिझक थी। आर्यवर्धन ने मुड़कर उसकी तरफ देखा। कुछ कहना है? कबीर थोड़ा सा हिचकिचाया। सर, आपके पापा आए हैं। आर्यवर्धन की आंखें थोड़ी सिकुड़ गई। उन्हें भेजो। कुछ सेकंड बाद दरवाज़ा खुला। अंदर आए विक्रम मल्होत्रा, आर्यवर्धन के पिता। उनके चेहरे पर वही सख्ती थी जो आर्यवर्धन में दिखाई देती थी। डैड, आप ऑफिस में? आर्यवर्धन ने कुर्सी पर बैठते हुए पूछा। विक्रम मल्होत्रा सीधे उनके सामने बैठ गए। मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। आर्यवर्धन शांत रहा। कहिए। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद विक्रम बोले, तुम्हारी शादी तय हो गई है। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। आर्यवर्धन पहले तो कुछ सेकंड तक उन्हें देखता रहा, फिर हल्का सा हंस पड़ा। डैड, ये मजाक है क्या? विक्रम का चेहरा बिल्कुल गंभीर था। मैं मजाक नहीं करता। आर्यवर्धन कुर्सी से उठ गया। मैं शादी नहीं कर रहा, विक्रम ने शांत आवाज़ में कहा। तुम करोगे। क्यों? क्योंकि यह सिर्फ शादी नहीं है, यह एक रिश्ता है जो हमारे परिवार को निभाना है। आर्यवर्धन की आंखों में झुंझलाहट आ गई। कौन है वो लड़की? विक्रम ने जवाब दिया। आर्या सिंह। कहाँ की है? जयपुर के पास एक गांव है, सुंदरपुर। आर्यवर्धन एक पल के लिए चुप रह गया, फिर हल्के व्यंग से बोला, तो अब अरबपति बिजनेसमैन की शादी गांव की लड़की से होगी? विक्रम ने ठंडी आवाज़ में कहा। तुम्हारे दादा ने उसके दादा से वादा किया था। आर्यवर्धन हंस पड़ा। और अभी ये वादा मुझे निभाना है? विक्रम खड़े हो गए। हाँ। फिर जाते जाते उन्होंने कहा, अगले हफ्ते हम जयपुर जा रहे हैं। दरवाज़ा बंद हो गया। आर्यवर्धन कुछ सेकंड तक वहीं खड़ा रहा, फिर उसने खिड़की से बाहर देखा। नीचे चमकती मुंबई और उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। अगर उस लड़की को लगता है कि वो मुझे बदल सकती है, वह धीमे से बोला, तो वो बहुत बड़ी गलती कर रही है। लेकिन उसे नहीं पता था जयपुर के उसी छोटे से गांव में एक लड़की बैठी थी जो उसकी पूरी ज़िंदगी बदलने वाली थी। और यही था उस कहानी की शुरुआत, जो नफ़रत से शुरू होकर प्यार में बदलने वाली थी। अब कहानी के आगे हम चलते हैं सुंदरपुर, जहाँ एक छोटी सी दुनिया, जयपुर से लगभग 50 किलोमीटर दूर बसा था एक छोटा सा गांव, सुंदरपुर। नाम की तरह ही ये गांव सच में बहुत सुंदर था। चारों तरफ फैले हरे भरे खेत, दूर तक जाती कच्ची पगडंडियाँ और सुबह सुबह मंदिर की घंटियों की आवाज़। गांव की हवा में एक अलग ही सुकून था। यहाँ जिंदगी भागती नहीं थी, धीरे धीरे चलती थी। गांव के बीचों बीच एक बड़ी हवेली थी, पुरानी लेकिन बहुत खूबसूरत। लाल पत्थरों से बनी उस हवेली के सामने एक बड़ा आंगन था, जहाँ आम और नीम के पेड़ लगे हुए थे। यही हवेली थी सिंह परिवार की, और इसी हवेली में रहती थी आर्या सिंह। आर्या। सुबह का समय था। हल्की धूप खिड़की से कमरे के अंदर आ रही थी। कमरे में लकड़ी की एक बड़ी मेज़ रखी थी, जिस पर किताबों का ढेर लगा हुआ था। मेज़ के सामने बैठी थी आर्या। उसके सामने गणित की किताब खुली हुई थी। वह पूरी तल्लीनता से एक सवाल हल कर रही थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, लंबे काले बाल जो उसकी पीठ पर बिखरे हुए थे, और उसके चेहरे पर एक शांत सी मुस्कान थी। आर्या की उम्र सिर्फ 18 साल थी, लेकिन उसकी सोच उम्र से कहीं ज़्यादा बड़ी थी। उसे पढ़ाई से बेहद प्यार था, खासकर गणित और विज्ञान से। गांव के स्कूल में पढ़ने के बावजूद वह हमेशा पूरे ज़िले में टॉप करती थी। उसका सपना था एक दिन शहर जाकर इंजीनियर बनना। लेकिन किस्मत के अपने ही रास्ते होते हैं, और आर्या की किस्मत आज एक नया मोड़ लेने वाली थी। मीरा भाभी। तभी कमरे का दरवाज़ा अचानक खुला। आर्या दरवाजे पर खड़ी थी, उसकी मीरा भाभी। मीरा के चेहरे पर अजीब सी उत्सुकता थी। वह लगभग दौड़ते हुए अंदर आई। अरे, तुम अभी भी पढ़ रही हो? आर्या मुस्कुराई। हाँ भाभी, कल टेस्ट है।
मीरा ने उसके सामने बैठते हुए कहा, छोड़ो टेस्ट वेस्ट, तुम्हें एक बहुत बड़ी खबर बतानी है। आर्या ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ? मीरा थोड़ा नाटकीय अंदाज में बोली, तुम्हारे लिए रिश्ता आया है। आर्या के हाथ में पकड़ी पेंसिल अचानक रुक गई। उसने धीरे से पूछा, रिश्ता? मीरा ने सिर हिलाया, हाँ, और कोई मामूली रिश्ता नहीं, मुंबई से। आर्या के चेहरे पर हैरानी साफ दिखाई देने लगी। मुंबई? उसने धीरे से दोहराया। मीरा ने कहा, भारत के सबसे बड़े बिजनेसमैन में से एक, मल्होत्रा परिवार। आर्या की सांस जैसे रुक सी गई। उसे यह सब किसी फिल्म की कहानी जैसा लग रहा था। लेकिन उन्होंने तो मुझे देखा भी नहीं। मीरा हल्की सी मुस्कुराई। कभी कभी रिश्ते देखने से नहीं, भरोसे से बनते हैं। आर्या चुप हो गई। उसके मन में ढेर सारे सवाल घूमने लगे। नीचे आंगन में हलचल बढ़ चुकी थी। घर के नौकर इधर उधर दौड़ रहे थे। आर्या के पिता राजेंद्र सिंह और बड़े भाई मेहमानों की स्वागत की तैयारी में लगे थे। आज शाम मल्होत्रा परिवार हवेली पर आने वाला था। पूरा गांव उत्साहित था, क्योंकि इतना बड़ा परिवार पहले कभी इस गांव में नहीं आया था। आर्या अपने कमरे की खिड़की के पास बाहर देख रही थी। खेतों पर हवा चल रही थी, पेड़ों की पत्तियां धीरे धीरे हिल रही थी। उसके दिल में अजीब सी बेचैनी थी। वह सोच रही थी, क्या सच में उसकी शादी होने वाली है? क्या वह इस गांव को छोड़कर मुंबई चली जाएगी? उसने कभी गांव से बाहर की दुनिया नहीं देखी थी, और अब अचानक उसकी ज़िंदगी बदलने वाली थी। उधर हज़ारों किलोमीटर दूर मुंबई की सबसे ऊंची इमारतों में से एक के 12वें फ्लोर पर कांच की दीवारों वाले विशाल ऑफिस में खड़ा एक आदमी। उसकी पीठ खिड़की की तरफ थी। नीचे पूरी मुंबई चमक रही थी, कारों की लाइनें, लाइटों की चमक और तेज भागती जिंदगी। वह आदमी वही था, आर्यवर्धन मल्होत्रा। तभी आर्या खिड़की के पास खड़ी आसमान की तरफ देख ही रही थी। उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि कुछ ही घंटों में उसकी मुलाकात उस इंसान से होने वाली है जो उसकी ज़िंदगी को पूरी तरह बदल देगा। और यह कहानी नफ़रत से शुरू होकर एक ऐसे प्यार तक पहुंचेगी जो दोनों की दुनिया बदल देगी। वहीं मल्होत्रा परिवार का आगमन सुंदरपुर गांव में होने वाला था, तो आज सुबह से ही एक अलग हलचल थी। गांव के लोग जल्दी जल्दी अपने काम निपटा रहे थे। कुछ बच्चे सड़क के किनारे खड़े होकर दूर तक देखने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि खबर फैल चुकी थी, मुंबई से मल्होत्रा परिवार आने वाला है। गांव में इतने बड़े बिजनेसमैन का आना किसी त्योहार से कम नहीं था। दोपहर करीब 3 बजे दूर कच्ची सड़क पर अचानक धूल उड़ती दिखाई दी। कुछ ही पलों में काले रंग की चमचमाती गाड़ियों का एक लंबा काफिला गांव की तरफ बढ़ता नजर आया। गांव के लोग हैरानी से देखने लगे। इतनी महंगी गाड़ियां उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। सबसे आगे थी एक काली रोल्स रॉयल गाड़ी। धीरे धीरे सिंह हवेली के सामने आकर रुकी। ड्राइवर ने तुरंत दरवाज़ा खोला। सबसे पहले नीचे उतरे विक्रम मल्होत्रा। उनकी उम्र लगभग 55 साल थी, लेकिन उनका व्यक्तित्व अभी भी बेहद प्रभावशाली था। उनके पीछे उतरा एक लंबा आकर्षक युवक, काले सूट में, तेज नजरें और चेहरे पर ठंडी गंभीर था। वह था आर्यवर्धन मल्होत्रा। गांव की लड़कियां उसे देखकर फुसफुसाने लगी, कितना हैंडसम है। लेकिन आर्यवर्धन के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसे जैसे इस सब में कोई दिलचस्प ही नहीं थी। उसकी नज़र हवेली पर पड़ी, पुरानी लेकिन शानदार हवेली। वह हल्का सा मुस्कुराया। तो यही है वो जगह, उसने धीरे से कहा। उधर हवेली के अंदर सब लोग मेहमानों की स्वागत की तैयारी में लगे थे। आर्या के पिता राजेंद्र सिंह दरवाजे पर खड़े थे। जैसे ही मल्होत्रा परिवार अंदर आया, उन्होंने सम्मान से उनका स्वागत किया। आपका हमारे घर में स्वागत है। विक्रम मल्होत्रा ने मुस्कुराते हुए हाथ मिलाया। सब लोग बैठक में बैठ गए। चाय और नाश्ता परोसा जाने लगा, लेकिन आर्यवर्धन की नज़रें बार बार दरवाजे की तरफ उठ जाती थी, जैसे वह किसी का इंतज़ार कर रहा हो। उधर ऊपर कमरे में आर्या आईने के सामने खड़ी थी। उसने हल्के नीले नीले रंग का सूट पहना हुआ था। उसके लंबे बाल हल्के से खुले हुए थे, लेकिन उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। भाभी, मैं बहुत डर रही हूँ, उसने धीरे से कहा। मीरा ने उसके कंधे पर हाथ रखा। डरने की क्या बात है, बस जैसे तुम हो वैसे ही रहना। आर्या ने गहरी सांस ली। उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा था। आज उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला होने वाला था। नीचे बैठक में सब लोग बातें कर रहे थे। तभी सीढ़ियों से हल्के कदमों की आहट सुनाई दी। सभी की नज़रें उस तरफ उठ गई। सीढ़ियों से धीरे धीरे नीचे उतर रही थी आर्या। नीले सूट में वह बेहद खूबसूरत लग रही थी।
उसके चेहरे की मासूमियत और आंखों की सादगी किसी को भी आकर्षित कर सकती थी। आर्यवर्धन की नज़र जैसे ही उस पर पड़ी, वह कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि गांव की लड़की इतनी खूबसूरत होगी, लेकिन अगले ही पल उसने अपनी नज़र हटा ली, जैसे उसे फर्क ही नहीं पड़ता। आर्या धीरे से आकर सबके सामने बैठ गई। उसने हल्का सा नमस्ते किया। विक्रम मल्होत्रा मुस्कुराए, बहुत संस्कारी लड़की है। कुछ देर बाद दोनों परिवारों ने फैसला किया, आर्यवर्धन और आर्या को कुछ देर अकेले बात करने का मौका दिया जाए। हवेली के पीछे एक सुंदर बगीचा था, चारों तरफ फूलों की खुशबू फैली हुई थी। वहीं एक बेंच पर आर्यवर्धन और आर्या आमने सामने बैठे थे। कुछ देर तक दोनों चुप रहे। फिर आर्यवर्धन ने कहा, मैं सीधी बात करता हूँ। आर्या ने उसकी तरफ देखा। मुझे ये शादी नहीं करनी। आर्या चौंक गई। तो आप यहाँ क्यों आए? आर्यवर्धन हल्का सा मुस्कुराया, क्योंकि मेरे पिता चाहते थे। फिर उसने ठंडी आवाज़ में कहा, और एक बात साफ सुन लो, मेरे लिए शादी सिर्फ एक जिम्मेदारी है। प्यार, इन सब पर मैं विश्वास नहीं करता। आर्या कुछ पल चुप रही। फिर उसकी आंखों में हल्की नमी आ गई, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। फिर शांत आवाज़ में बोली, मैं भी किसी को बदलने नहीं आई। मैं सिर्फ अपना सम्मान चाहती हूँ। पहली बार आर्यवर्धन ने उसकी आंखों में सीधे देखा। उसकी आवाज़ में आत्मसम्मान था, और यही बात उसे हैरान कर गई। उस पल दोनों को ही यह एहसास हुआ कि यह रिश्ता आसान नहीं होने वाला, लेकिन किस्मत उन दोनों के लिए एक ऐसी कहानी लिख रही थी जिसमें प्यार भी होगा, नफरत भी होगी, और एक ऐसा सच भी जो उसकी पूरी ज़िंदगी बदल देगा। हवेली के बगीचे में आर्या और आर्यवर्धन की बातचीत खत्म हो चुकी थी। दोनों वापस बैठक की तरफ जा रहे थे। आर्या के कदम थोड़े धीमे थे। उसके मन में बहुत सारे सवाल घूम रहे थे। वह सोच रही थी, अगर इन्हें ये शादी नहीं करनी तो फिर यह रिश्ता कैसे होगा। उधर आर्यवर्धन बिल्कुल शांत था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बैठक में दोनों परिवार उनका इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही दोनों अंदर आए, सबकी नज़रें उन पर टिक गई। विक्रम मल्होत्रा ने मुस्कुराकर पूछा, तो आर्यवर्धन, क्या फैसला है? कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। आर्यवर्धन ने एक पल के लिए आर्या की तरफ देखा, फिर शांत आवाज़ में बोला, अगर आप चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। यह सुनते ही कमरे में खुशी की लहर दौड़ गई। राजेंद्र सिंह के चेहरे पर राहत दिखाई देने लगी। यह हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है, उन्होंने कहा। उधर आर्या चुप बैठी थी। उसके दिल में खुशी कम और उलझन ज़्यादा थी, क्योंकि उसे अभी भी आर्यवर्धन की बात याद थी। मेरे लिए शादी सिर्फ एक जिम्मेदारी है। शाम तक हवेली में जश्न का माहौल बन चुका था। रंग बिरंगी लाइटों से पूरी हवेली सजाई जा रही थी। गांव के लोग भी खुशी से झूम रहे थे, क्योंकि सिंह परिवार की बेटे की सगाई देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन के बेटे से होने वाली थी। आर्या अपने कमरे में बैठी थी। मीरा भाभी उसके बाल ठीक कर रही थी। इतनी चुप क्यों हो? मीरा ने पूछा। आर्या ने धीरे से कहा, भाभी, क्या सच में सब ठीक होगा? मीरा मुस्कुराई। हर रिश्ता शुरुआत में अजनबी होता है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है। नीचे आंगन में सगाई की तैयारियां पूरी हो चुकी थी। आर्यवर्धन काले रंग के सूट में बेहद आकर्षक लग रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी वही गंभीरता थी। कुछ ही देर में आर्या नीचे आई। लाल रंग के लहंगे में वह किसी परी से कम नहीं लग रही थी। सभी की नज़रें उन पर टिक गई। आर्यवर्धन भी कुछ पल के लिए उसे देखता रह गया। पंडित ने पूजा शुरू की। फिर वह पल आया जब दोनों को अंगूठियां पहनानी थी। आर्यवर्धन ने अंगूठी उठाई। कुछ सेकंड के लिए उसकी नज़र आर्या के चेहरे पर टिक गई। आर्या की आंखों में हल्की सी झिझक थी, लेकिन साथ ही एक मासूम भरोसा भी था। आर्यवर्धन ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और अंगूठी पहना दी। पूरे आंगन में तालियां गूंज उठी। फिर आर्या ने भी उससे अंगूठी पहनाई। उस पल दो अजनबी लोग एक रिश्ते में बन चुके थे, लेकिन उनके दिल में अभी भी एक दूसरे से दूर थे। सगाई के बाद रात का खाना चल रहा था। सभी लोग खुश थे, लेकिन आर्यवर्धन थोड़ा अलग बैठा हुआ था। तभी उसका दोस्त कबीर उसके पास आया। तो सर, आखिरकार आपकी सगाई हो ही गई। आर्यवर्धन हल्का सा मुस्कुराया। यह सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, कबीर ने मजाक में कहा। लेकिन लड़की तो बहुत खूबसूरत है। आर्यवर्धन ने शांत आवाज़ में जवाब दिया, खूबसूरती से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी ज़िंदगी में भावनाओं के लिए कोई जगह नहीं है। उसी समय आर्या दूर खड़ी उसकी बात सुन रही थी। उसके दिल को जैसे किसी ने चुभो दिया हो।
लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह बस चुपचाप वहाँ। रात के आसमान में चांद चमक रहा था। आर्या हवेली की छत पर खड़ी दूर आसमान देख रही थी। उसके दिल में हल्की उदासी थी। उसे नहीं पता था ये रिश्ता उसे खुशियाँ देगा या दर्द, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिल में एक छोटी सी उम्मीद भी थी। शायद एक दिन आर्यवर्धन बदल जाए। उधर नीचे कमरे में खड़ा आर्यवर्धन खिड़की से बाहर देख रहा था। उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि यह मासूम लड़की एक दिन उसकी ज़िंदगी का सबसे अहम हिस्सा बन जाएगी। और तब शायद बहुत देर हो चुकी होगी। सगाई के 2 दिन बाद सुंदरपुर गांव की सुबह पहले जैसी नहीं थी। हवेली के आंगन में हल्की उदासी थी। आज आर्या को पहली बार मुंबई जाना था। शादी के कुछ महीनों बाद होने वाली थी, लेकिन मल्होत्रा परिवार चाहता था कि आर्या कुछ समय उनके साथ रहे, ताकि वह शहर की ज़िंदगी को समझ सके। आर्या अपने कमरे में खिड़की के पास खड़ी थी। बाहर वही खेत थे, वही पेड़, वही पगडंडी जहाँ वह बचपन से खेलती आई थी। उसकी आंखों में हल्की नमी आ गई। क्या हुआ? पीछे से मीरा भाभी की आवाज़ आई। आर्या मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोली, कुछ नहीं भाभी, बस गांव छोड़ने का मन नहीं कर रहा। मीरा ने प्यार से उसके सर पर हाथ रखा। हर लड़की को एक दिन अपना घर छोड़ना पड़ता है, लेकिन याद रखना, जहाँ प्यार मिलेगा वही तुम्हारा असली घर होगा। आर्या ने हल्के से सिर हिला दिया। कुछ देर बाद मल्होत्रा परिवार की गाड़ियां हवेली के बाहर खड़ी थी। पूरा गांव आर्या को विदा करने के लिए इकट्ठा हो गया था। राजेंद्र सिंह ने बेटी के सिर पर हाथ रखा। खुश रहना बेटा। आर्या की आंखों से आंसू निकल आए। वह कार में बैठ गई। गाड़ी धीरे धीरे गांव से दूर जाने लगी। आर्या पीछे मुड़कर अपने घर को देख रही थी और उसे लग रहा था जैसे उसकी ज़िंदगी का एक अध्याय वहीं पीछे छूट गया। लगभग 5 घंटे बाद गाड़ियों का काफिला मुंबई की सड़कों पर दौड़ रहा था। ऊंची ऊंची इमारतें, चमकती लाइटें और तेज भागती जिंदगी। आर्या खिड़की से बाहर देख रही थी। उसने कभी इतनी बड़ी दुनिया नहीं देखी थी। सब कुछ उसे किसी फिल्म जैसा लग रहा था। कुछ देर बाद गाड़ी एक विशाल लोहे के गेट के सामने रुकी। गेट धीरे धीरे खुला। अंदर एक भव्य महल जैसा घर था। यही था मल्होत्रा मैंशन। सफ़ेद संगमरमर से बना वह घर किसी राजमहल से कम नहीं था। चारों तरफ सुंदर बगीचे, बीच में फव्वारा और लंबी सीढ़ियाँ जो मुख्य दरवाजे तक जाती थी। आर्या कार से उतरी तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि अब यह जगह उसका घर बनने वाली है। अंदर का नज़ारा और भी शानदार था। बड़े बड़े झूमर, महंगे फर्नीचर और दीवारों पर लगी बड़ी बड़ी पेंटिंग्स। एक नौकरानी ने आर्या को उसके कमरे तक पहुंचाया। कमरा इतना बड़ा था जितना शायद उसके गांव का पूरा घर भी नहीं था। बड़ी खिड़की से समुद्र दिखाई दे रहा था। आर्या कुछ देर तक बस खिड़की के पास समुद्र को देखती रही। तभी दरवाज़ा खुला। अंदर आया आर्यवर्धन। आर्यवर्धन दरवाजे के पास खड़ा था। उसकी नज़र कमरे पर घूमी, फिर आर्या पर आकर रुक गई। कमरा पसंद आया? उसने शांत आवाज़ में पूछा। आर्या थोड़ा घबरा गई। जी बहुत सुंदर है। आर्यवर्धन ने हल्का सा सर हिलाया। अगर कुछ चाहिए हो तो नौकर से कह देना। उसकी आवाज़ में औपचारिकता थी, जैसे वह किसी मेहमान से बात कर रहा हो। कुछ पल की खामोशी के बाद आर्या ने धीरे से पूछा, क्या आपको यह रिश्ता सच में पसंद नहीं? आर्यवर्धन ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में वही ठंडापन था। मैंने पहले ही कहा था, मेरे लिए शादी सिर्फ एक जिम्मेदारी है। फिर वह दरवाजे की तरफ बढ़ गया। जाते जाते उसने कहा, और बेहतर होगा कि तुम भी इस बात को समझ लो। दरवाज़ा बंद हो गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। आर्या वहीं खड़ी रह गई। उसकी आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया, क्योंकि वह जानती थी अगर उसे इस घर में रहना है तो उसे मजबूत बनना होगा। उसे नहीं पता था कि आने वाले दिनों में उसकी ज़िंदगी में ऐसे मोड़ आने वाले हैं जो सब कुछ बदल देंगे, और शायद आर्यवर्धन का दिल भी। मुंबई की सुबह सुंदरपुर गांव की सुबह से बिल्कुल अलग थी। गांव में सुबह की शुरुआत पक्षियों की चहचहाहट और मंदिर की घंटियों से होती थी, लेकिन यहाँ सुबह की शुरुआत होती थी गाड़ियों के हॉर्न और भागती हुई जिंदगी से। आर्या की नींद धीरे धीरे खुली। कुछ पल के लिए उसे समझ ही नहीं आया कि वह कहाँ है। फिर उसकी नज़र कमरे की बड़ी खिड़की पर पड़ी।
खिड़की से दूर दूर तक फैला समुद्र दिखाई दे रहा था। सूरज की हल्की किरणें समुद्र की लहरों पर चमक रही थी। वह धीरे धीरे उठी और खिड़की के पास आकर खड़ी हो गई। उसने कभी समुद्र नहीं देखा था। लहरों को देखकर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। लेकिन उसी पल उसे अपना गांव याद आ गया। वह खेत, वह मिट्टी की खुशबू और उसका घर। उसकी आंखों में हल्की सी नमी आ गई। लेकिन तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मैडम, नाश्ता तैयार है, एक नौकरानी की आवाज़ थी। आर्या जल्दी से खुद को संभाला। जी, मैं आती हूँ। मल्होत्रा मैंशन का डाइनिंग हॉल बेहद भव्य था। लंबी मेज़, महंगे क्रिस्टल के बर्तन और दीवारों पर खूबसूरत पेंटिंग्स। विक्रम मल्होत्रा पहले से ही वहाँ बैठे थे। जैसे ही आर्या अंदर आई, उन्होंने मुस्कुराकर कहा, गुड मॉर्निंग बेटा। आर्या ने नमस्ते किया। गुड मॉर्निंग अंकल। विक्रम मल्होत्रा को आर्या की सादगी बहुत पसंद आई। उन्होंने प्यार से कहा, उम्मीद है तुम्हें यहाँ कोई परेशानी नहीं होगी। आर्या ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, नहीं अंकल, सब बहुत अच्छा है। लेकिन उसकी नज़र बार बार दरवाजे की तरफ जा रही थी, जैसे वह किसी का इंतज़ार कर रही हो। और तभी दरवाज़ा खुला। अंदर आया आर्यवर्धन। आर्यवर्धन ने हल्के ग्रे रंग का सूट पहना हुआ था। उसकी चाल में आत्मविश्वास और आंखों में वही ठंडापन था। वह चुपचाप कुर्सी पर बैठ गया। आर्या ने धीरे से कहा, गुड मॉर्निंग। आर्यवर्धन ने सिर्फ सिर हिला दिया, जैसे यह सब उसके लिए कोई मायने ही नहीं रखता। नाश्ते के दौरान वह लगातार अपने फ़ोन पर बिजनेस ईमेल देखता रहा। विक्रम मल्होत्रा ने कहा, आर्यवर्धन, आज आर्या को शहर घुमा लाना। आर्यवर्धन ने बिना ऊपर देखे जवाब दिया, आज मीटिंग है। फिर उसने नौकर से कहा, कॉफ़ी। उसकी आवाज़ आदेश जैसी थी। आर्या चुप बैठी रही। उससे पहली बार महसूस हुआ कि आर्यवर्धन की दुनिया में भावनाओं के लिए शायद कोई जगह नहीं है। उसी दोपहर आर्यवर्धन अपनी कंपनी के ऑफिस पहुंचा। यह एक विशाल कांच की इमारत थी। वह जैसे ही अंदर गया, कर्मचारी तुरंत खड़े हो गए। गुड मॉर्निंग सर। वह सीधे अपने कैबिन की तरफ बढ़ गया। तभी पीछे से एक लड़की की आवाज़ आई, हाय आर्यवर्धन। आर्यवर्धन रुक गया। वह मुड़ा। उसके सामने खड़ी थी सोनिया कपूर। सोनिया बेहद खूबसूरत और आत्मविश्वासी लड़की थी। वह आर्यवर्धन की कंपनी में भी पार्टनर थी। लेकिन असली बात यह थी, सोनिया आर्यवर्धन को पसंद करती थी और उसे यह बिल्कुल पसंद नहीं था कि आर्यवर्धन की सगाई हो चुकी है। सुना है तुमने शादी करने का फैसला कर लिया, उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। आर्यवर्धन ने शांत आवाज़ में जवाब दिया, यह सिर्फ एक पारिवारिक फैसला है। सोनिया की आंखों में हल्की सी जलन दिखाई दी। उसे लग रहा था यह कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। शाम को मल्होत्रा मैंशन में एक छोटी सी पार्टी रखी गई थी। कई बड़े बिजनेसमैन और उनके परिवार आए हुए थे। आर्य ने पहली बार इतना बड़ा हाई सोसाइटी माहौल देखा था। सब लोग अंग्रेजी में बात कर रहे थे। महंगे कपड़े, महंगे गहने और बनावटी मुस्कानें। आर्या थोड़ी असहज महसूस कर रही थी। तभी सोनिया उसके पास आई। उसने आर्या को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोली, तो तुम वही हो जिससे आर्यवर्धन की सगाई हुई है? आर्या ने शांति से कहा, जी। सोनिया ने तंज कसते हुए कहा, गांव से हो ना? पास खड़े कुछ लोग हल्का सा हंस पड़े। आर्या का चेहरा लाल हो गया, लेकिन उसने खुद को संभाला। हाँ, और मुझे इस पर गर्व है। सोनिया कुछ पल के लिए चुप रह गई, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी तिरस्कार था। दूर खड़ा आर्यवर्धन यह सब देख रहा था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। यही बात आर्या को सबसे ज़्यादा दुख दे गई। उस रात आर्या अपने कमरे में बैठी खिड़की से समुद्र देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। उसे पहली बार महसूस हुआ मुंबई की चमकदार दुनिया में वह कितनी अकेली है। रात के करीब 1 बजे थे। पूरा घर सो चुका था, लेकिन आर्या के कमरे की लाइट अभी भी जल रही थी। कमरे में गहरा सन्नाटा था। खिड़की के बाहर हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी और बारिश की बूंदें कांच से टकराकर अजीब सी आवाज़ पैदा कर रही थी। आर्या बिस्तर के कोने पर बैठी थी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। आज उसने वो सच सुन लिया था जो शायद उसे कभी सुनना ही नहीं चाहिए था। सीढ़ियों के पास खड़ी होकर उसने आर्यवर्धन और अपने पापा की सारी बातें सुन ली थी। अब उसके दिल में एक ही सवाल था, आर्यवर्धन आखिर मुझसे क्या छुपा रहा है? उसे याद आ रहे थे वो सारे पल, जब भी वह आर्यवर्धन के सामने आती
उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द दिखाई देता था, लेकिन उसके शब्द हमेशा ठंडे और कठोर होते थे। आर्या ने अपने आंसू पोंछे। अगर सच इतना ही बड़ा है तो मुझे खुद पता लगाना होगा। वह धीरे से बिस्तर से उठी। उसी समय दरवाज़ा अचानक खुला। दरवाजे पर आर्यवर्धन खड़ा था। उसका चेहरा पहले से ज़्यादा गंभीर लग रहा था। कुछ पल दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर आर्यवर्धन ने धीमी लेकिन भारी आवाज़ में कहा, तुमने सब सुन लिया ना? आर्या की आंखों में आंसू फिर भर आए। हाँ, सुन लिया। कमरे में खामोशी फैल गई। फिर आर्या अचानक बोल पड़ी, आप मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? और अगर नहीं करते तो फिर इतना दर्द क्यों देते हैं? आर्यवर्धन की आंखें कुछ पल के लिए झुक गई, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाल लिया, क्योंकि यही बेहतर है। ये सुनते ही आर्या का दिल जैसे टूट गया। बेहतर? उसने कांपती आवाज़ में कहा, किसके लिए? लेकिन आर्यवर्धन चुप रहा, और उसकी यही खामोशी आर्या को अंदर से तोड़ गई। अगली सुबह घर का माहौल अजीब तरह से शांत था। आर्या पूरे दिन अपने कमरे में ही रही। उधर आर्यवर्धन अपने ऑफिस में था। उसका गुस्सा आज साफ दिखाई दे रहा था। उसके सामने खड़ा उसका मैनेजर घबराया हुआ था। सर, वो प्रोजेक्ट की फाइल। आर्यवर्धन ने टेबल पर जोर से हाथ मारा। मैंने कहा था ना, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। पूरा ऑफिस खामोश हो गया, क्योंकि सब जानते थे जब आर्यवर्धन गुस्से में होता है तो उससे दूर रहना ही बेहतर होता है। लेकिन उसके गुस्से की असली वजह कोई नहीं जानता था। असल में उसे खुद से गुस्सा आ रहा था, क्योंकि कल रात उसने आर्या की आंखों में वो दर्द देख लिया था जो वह कभी देखना नहीं चाहता था। उसी समय शहर के एक आलीशान होटल में एक लड़की खिड़की के पास खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक चालाक मुस्कान थी। वो थी सोनिया, आर्यवर्धन की बिजनेस पार्टनर। लेकिन असल में वो उससे पागलों की तरह प्यार करती थी, और उसे सबसे ज़्यादा नफरत थी आर्या से। उसने अपने फ़ोन पर किसी को कॉल किया, काम शुरू करो। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, मैडम पक्का? सोनिया की आंखों में खतरनाक चमक थी। हाँ, अब वक्त आ गया है आर्या को रास्ते से हटाने का। शाम का समय था। आर्या अकेले कार लेकर घर से बाहर निकली। उसे थोड़ी हवा चाहिए थी, थोड़ी शांति, ताकि वो अपने दिल को संभाल सके। सड़क पर हल्की बारिश हो रही थी। आर्या धीरे धीरे गाड़ी चला रही थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि पीछे से एक काली एसयूवी लगातार उसका पीछा कर रही थी। एसयूवी के अंदर बैठे आदमी ने फ़ोन उठाया। मैडम, टारगेट निकल चुकी है। फ़ोन के दूसरी तरफ सोनिया थी। उसने ठंडी आवाज़ में कहा, काम खत्म कर दो। उसी पल एसयूवी अचानक तेज़ी से आगे बढ़ी, और धड़ाम से एक ज़ोरदार टक्कर हुई। आर्या की कार सड़क के किनारे पलट गई। चारों तरफ कांच के टुकड़े बिखर गए, और कुछ ही सेकंड में आर्या बेहोश हो गई। आर्यवर्धन अपने ऑफिस में बैठा था, तभी उसका फ़ोन बजा। उसने कॉल उठाया। दूसरी तरफ से घबराई हुई आवाज़ आई, सर, आर्या मैडम का एक्सीडेंट हो गया है। आर्यवर्धन की सांसें जैसे रुक गई। क्या? उसके हाथ से फ़ोन लगभग गिर गया। कहाँ है वो? सिटी हॉस्पिटल। ये सुनते ही आर्यवर्धन तुरंत ऑफिस से निकल गया। उसकी कार पूरी रफ्तार से सड़क पर दौड़ रही थी। उसके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, आर्या को कुछ नहीं होना चाहिए। हॉस्पिटल। आर्यवर्धन भागते हुए अंदर आया। डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़े थे। डॉक्टर, आर्या कैसी है? डॉक्टर ने गंभीर आवाज़ में कहा, उसे काफ़ी चोट लगी है, लेकिन अभी खतरे से बाहर है। ये सुनकर आर्यवर्धन ने राहत की सांस ली, लेकिन उसी समय एक पुलिस ऑफिसर उसके पास आया। मिस्टर आर्यवर्धन, हमें शक है कि ये सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था। आर्यवर्धन की आंखें सिकुड़ गई। मतलब? ऑफिसर ने कहा, किसी ने जानबूझकर उनकी कार को टक्कर मारी है। ये सुनते ही आर्यवर्धन की आंखों में खतरनाक गुस्सा भर गया। उसने धीरे से कहा, जिसने भी ये किया है मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। लेकिन उसे अभी पता नहीं था कि इस साजिश के पीछे एक ऐसा नाम है जिस पर उसे कभी शक नहीं था, और ना ही होगा। सिटी हॉस्पिटल के कॉरिडोर में रात का सन्नाटा पसरा हुआ था। सफ़ेद दीवारें, हल्की दवाइयों की गंध और मशीनों की धीमी आवाज़। आर्यवर्धन ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़ा था। उसकी आंखें दरवाजे पर टिकी थी। कई घंटे गुजर चुके थे। आखिरकार डॉक्टर बाहर आए। मिस्टर आर्यवर्धन, ऑपरेशन सफल रहा है, लेकिन एक समस्या है। आर्यवर्धन का दिल तेजी से धड़कने लगा।
क्या हुआ डॉक्टर? डॉक्टर ने गंभीर आवाज़ में कहा, एक्सीडेंट की वजह से उसके सिर पर गहरी चोट लगी है। संभव है कि उसकी कुछ यादें चली जाएं। ये सुनकर आर्यवर्धन के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मतलब? डॉक्टर ने धीरे से कहा, हो सकता है उसे पिछले कुछ साल याद ना रहे। आर्यवर्धन कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो गया, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो शायद आर्या को उससे जुड़ी हर याद भूल जाएगी। अगले दिन आर्या धीरे धीरे होश में आई। उसकी आंखें भारी थीं, कमरा धुंधला दिखाई दे रहा था। उसने धीरे से सिर घुमाया और सामने कुर्सी पर बैठे आदमी को देखा। वो था आर्यवर्धन। उसकी आंखों के नीचे थकान साफ दिखाई दे रही थी। शायद उसने पूरी रात यहीं बिताई थी। आर्या ने धीरे से कहा, आप कौन हैं? ये सुनते ही आर्यवर्धन के दिल में जैसे किसी ने चाकू घोंप दिया। उसने हल्की मुस्कान बनाने की कोशिश की। मैं आर्यवर्धन हूँ। आर्या ने कुछ पल उसे देखा, फिर बोली, मुझे याद नहीं। उसकी आवाज़ में मासूमियत थी, लेकिन वही मासूमियत आर्यवर्धन के लिए सबसे बड़ा दर्द बन गई। अगले कुछ दिनों में आर्या धीरे धीरे ठीक होने लगी, लेकिन उसकी याददाश्त पूरी तरह वापस नहीं आई। उसे अपने बचपन की बातें याद थी, लेकिन पिछले 2 साल की कोई भी याद नहीं थी। और उन 2 सालों में सबसे ज़्यादा उसके साथ रहा था आर्यवर्धन। एक शाम आर्या हॉस्पिटल की बालकनी में खड़ी थी। सूरज डूब रहा था। आसमान नारंगी रंग में रंग चुका था। आर्यवर्धन उसके पास आया। कुछ देर दोनों चुप रहे। फिर अचानक आर्यवर्धन बोला, तुम जानना चाहती हो हम पहले कैसे मिले थे? आर्या ने धीरे से सिर हिलाया। आर्यवर्धन ने गहरी सांस ली। तुम मेरी ज़िंदगी में आई और सब कुछ बदल गया। पहले मुझे किसी चीज़ की परवाह नहीं थी, लेकिन जब तुम आई तो मुझे पहली बार डर लगा। आर्या ने हैरानी से पूछा, डर? आर्यवर्धन की आवाज़ धीमी हो गई। तुम्हें खोने का। आर्या कुछ पल उसे देखती रही। उसके दिल में एक अजीब सी हलचल होने लगी, जैसे वो इस इंसान को पहले से जानती हो। उसी समय शहर के एक आलीशान पेंट हाउस में सोनिया टीवी पर न्यूज़ देख रही थी। न्यूज़ में आर्या के एक्सीडेंट की खबर चल रही थी। सोनिया हल्का सा मुस्कुराई। तो वो अभी ज़िंदा हैं? तभी उसके पीछे से एक आदमी आया। मैडम, पुलिस जांच कर रही है। सोनिया ने ठंडी आवाज़ में कहा, करने दो, उनके पास कोई सबूत नहीं है। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसी समय आर्यवर्धन के आदमी उसके हर कदम पर नज़र रख रहे थे और जल्दी ही सच्चाई सामने आने वाली थी। रात के करीब 11 बजे आर्यवर्धन अपने ऑफिस में बैठा था। उसके सामने एक फ़ाइल रखी थी। उसका सबसे भरोसेमंद आदमी बोला, सर, हमें सबूत मिल गया है। आर्यवर्धन ने धीरे से फाइल खोली। अंदर सीसीटीवी की तस्वीरें थी और उसमें साफ दिखाई दे रहा था सोनिया की एसयूवी। आर्यवर्धन की आंखों में खतरनाक गुस्सा भर गया। उसने धीरे से कहा, तो ये सब सोनिया ने किया है। उसने अपनी कुर्सी से उठते हुए कहा, अब उसकी बारी है। लेकिन उसी समय हॉस्पिटल से फ़ोन आया। सर, आर्या मैम की हालत अचानक ख़राब हो गई है। ये सुनते ही आर्यवर्धन का चेहरा बदल गया। वो तुरंत बाहर भागा, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि शायद वो आर्या को फिर से खो सकता है। रात के करीब 2:30 बजे थे। सिटी हॉस्पिटल की लंबी सफ़ेद गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ था। दीवारों पर लगी ट्यूबलाइट की हल्की रोशनी और दूर कहीं मशीनों की बीप बीप की आवाज़। लेकिन आज उस सन्नाटे के बीच एक बेचैनी थी। आईसीयू के बाहर खड़ा आर्यवर्धन बार बार घड़ी देख रहा था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। पिछले कई घंटों से वह वहीं खड़ा था, बिना हिले, बिना बैठे। उसके दिमाग में बार बार वही दृश्य घूम रहा था। आर्या की टूटी हुई कार, सड़क पर फैला खून और उसकी बेहोश हालत। उसने अपनी मुट्ठियां कस ली। पहली बार उसे ऐसा लग रहा था वह पूरी तरह बेबस है। तभी आईसीयू का दरवाज़ा खुला। 2 डॉक्टर तेज़ी से बाहर निकले। उनके चेहरे पर गंभीरता साफ दिखाई दे रही थी। मिस्टर आर्यवर्धन। आर्यवर्धन तुरंत उनके सामने आकर खड़ा हो गया। डॉक्टर, आर्या कैसी हैं? डॉक्टर ने गहरी सांस ली। उसकी हालत अचानक बिगड़ गई है। आर्यवर्धन का दिल जैसे रुक गया। क्या मतलब? डॉक्टर ने कहा, एक्सीडेंट में उसके सिर पर गहरी चोट आई थी और अब अंदर ब्लीडिंग शुरू हो गई। आर्यवर्धन की आवाज़ भारी हो गई।
डॉक्टर, उसे बचा लीजिए। डॉक्टर ने गंभीर स्वर में कहा। हमें तुरंत सर्जरी करनी होगी। लेकिन आर्यवर्धन ने तुरंत पूछा, लेकिन क्या? डॉक्टर कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, सर्जरी बहुत रिस्की है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो वो बच जाएगी, लेकिन अगर कुछ भी गलत हुआ तो बात अधूरी छोड़कर चुप हो गए। आर्यवर्धन समझ चुका था। उसने धीरे से कहा, डॉक्टर, चाहे जितना पैसा लगे, बस उसे बचा लीजिए। डॉक्टर ने सिर हिलाया और फिर जल्दी जल्दी ऑपरेशन थिएटर की तरफ चले गए। दरवाज़ा बंद हो गया। अब उस दरवाजे के बाहर सिर्फ एक इंसान खड़ा था, आर्यवर्धन, और पहली बार उसकी आंखों से खामोश आंसू बहने लगे। ऑपरेशन शुरू हुए 2 घंटे बीत चुके थे, लेकिन अभी तक कोई खबर नहीं आई थी। आर्यवर्धन वहीं कुर्सी पर बैठा था। उसकी आंखों के सामने बार बार एक ही चेहरा आ रहा था, आर्या। उसे याद आ रहा था जब उसने पहली बार उसे देखा था। वो बारिश का दिन, उसकी हंसी, उसकी मासूम आंखें, और फिर उसका दिल गुस्से से भर गया, क्योंकि अब उसे पता चल चुका था ये एक्सीडेंट नहीं था, ये एक साजिश थी। उसने धीरे से अपना फ़ोन उठाया, कॉल मिलाई। कहाँ हो तुम? दूसरी तरफ से आवाज़ आई, सर, हम लोग सोनिया पर नज़र रखे हुए हैं। आर्यवर्धन की आंखों में खतरनाक चमक आ गई। वो अभी कहाँ हैं? अपने पेंट हाउस में। कुछ सेकंड तक आर्यवर्धन चुप रहा, फिर उसकी आवाज़ ठंडी हो गई। ठीक है, मैं खुद आ रहा हूँ। उसने फ़ोन काट दिया और धीरे धीरे अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। आज उसके चेहरे पर एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे तूफान आने से पहले का सन्नाटा होता है, वैसे ही। रात के करीब 3 बजे शहर के सबसे महंगे इलाके में बना एक शानदार पेंट हाउस, बालकनी से पूरा शहर दिखाई दे रहा था। वहीं खड़ी थी सोनिया। उसके हाथ में वाइन का गिलास था। वो शहर की रोशनी को देख रही थी। उसके चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान थी। तभी अचानक दरवाज़ा ज़ोर से खुला। सोनिया चौंक कर मुड़ी। दरवाजे पर खड़ा था आर्यवर्धन। उसकी आंखों में ऐसा गुस्सा था जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। सोनिया हल्का सा मुस्कुराई। ओह, आर्यवर्धन, इतनी रात को? आर्यवर्धन धीरे धीरे उसके करीब आया। उसने टेबल पर एक फ़ाइल फेंकी। ये देखो। सोनिया ने फ़ाइल खोली। अंदर सीसीटीवी फुटेज की तस्वीरें थी, एसयूवी ड्राइवर और एक्सीडेंट का पूरा दृश्य। सोनिया का चेहरा एक पल के लिए सख्त हो गया, लेकिन अगले ही पल वो हंसने लगी। तो तुम्हें पता चल ही गया? आर्यवर्धन की आवाज़ भारी। क्यों किया तुमने? सोनिया की आंखों में पागलपन झलक रहा था। क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, और वो लड़की हमारे रास्ते में आ रही थी। कमरे में सन्नाटा छा गया। आर्यवर्धन की आंखों में अब सिर्फ नफरत थी। उसने धीरे से कहा, तुमने बहुत बड़ी गलती की है। उधर हॉस्पिटल में ऑपरेशन थिएटर के अंदर डॉक्टर पूरी कोशिश कर रहे थे। कई घंटे गुजर गए। आखिरकार सुबह के करीब 6 बजे ऑपरेशन ख़त्म हुआ। डॉक्टर बाहर आए। ऑपरेशन सफल रहा है। सबने राहत की सांस ली। कुछ देर बाद आर्या को धीरे धीरे होश आने लगा। उसने अपनी आंखें खोली। सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था, लेकिन तभी उसके दिमाग में अचानक कुछ दृश्य चमकने लगे। कॉलेज का कैंपस, बारिश में भीगना, और एक चेहरा, आर्यवर्धन। उसका दिल तेज़ धड़कने लगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि उसे सब याद आने लगा था। सुबह की हल्की धूप हॉस्पिटल की खिड़की से अंदर आ रही थी। आर्यवर्धन अभी भी कॉरिडोर में बैठा था। उसे नहीं पता था कि आर्या को होश आ चुका है। तभी अचानक पीछे से एक धीमी आवाज़ आई, आर्यवर्धन। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। दरवाजे पर खड़ी थी आर्या, कमज़ोर लेकिन मुस्कुराती हुई। आर्यवर्धन तुरंत उसके पास गया। तुम्हें बाहर नहीं आना चाहिए था। लेकिन आर्या ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में आंसू थे। तुम इतने बेवकूफ़ क्यों हो? आर्यवर्धन चौंक गया। क्या? आर्या की आवाज़ कांप रही थी। इतना प्यार करते हो और कभी बताया भी नहीं। ये सुनकर आर्यवर्धन की आंखें भी नम हो गईं, क्योंकि आर्या की सारी यादें वापस आ चुकी थी। लेकिन उसे अभी नहीं पता था कि असली खतरा अभी ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि कहीं दूर सोनिया की आंखों में अभी भी खतरनाक
बदले की आग जल रही थी।